हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। प्रयास जेई 2.0 ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं। और हम लोग आज लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं इस चैप्टर का। तो भाई सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, है ना? तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है एकदम, है ना? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज होमवर्क डन हो गया, क्या बात है। ये हुई ना बात, ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चे, है ना? आते ही सिर्फ काम की बात, है ना? नो बकवास। अरे यार वो ऑर्गेनिक चल रहा है ना अभी मेरा, उस पे कौन से वाले पे, चैनल पे ऑर्गेनिक के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल, वो लक्ष्य जेई वाईटी के लिए ना। तो कहीं ऑर्गेनिक चल रहा है, अब बताओ, कहीं फिजिकल चल रहा है। वो उधर लक्ष्य में, लक्ष्य का जो अपना 1.0 है उसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री ले रहा हूँ, उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। यहाँ आपको इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, वहां ऑर्गेनिक चल रहा है। कहीं पे आज मंजिल में फिर फिजिकल लेने वाला हूँ। तो समझ ही नहीं आ रहा साला, मतलब कहाँ क्या चल रहा है ना? तो उसको तुम छोड़ दिया करो, कभी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कुछ हो भी जाए तो छोड़ो तुम उसको, है ना? हाँ बस पढ़ रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखो, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे। यस, हाँ जी, हाँ। अरे वो लक्स वालों का रिवीजन चल रहा है अभी, लक्स वालों का रिवीजन चल रहा है। हाँ आज वन शॉट है, आज वन शॉट है। शाम को 5 बजे हम सब लोग मिल रहे हैं। अगर आप लोग, मतलब हम सब लोग इन द सेंस, अगर आपको रिवाइज करना है तो आइएगा। अगर कर रखा है तो कोई आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना? यस यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो जाए, मंजिल में क्लास है। अरे बेटा सोने से कैसे काम चलेगा, है ना? वैसे तो मुझे बोला कि जिस दिन मंजिल की क्लास होगी उस दिन आपकी बाकी क्लासेस बंद कर देंगे। मैंने कहा यार नहीं यार, प्रयास में तो रहने दो मुझे, है ना? वहां तो क्लास लेना जरूरी है ना? तो मतलब फिर मैंने कैंसिल करवाई नहीं, मैंने कहा नहीं भाई इधर तो लेंगे क्लास, है ना? हाँ करें क्या? आयोनिक ले लो, आयोनिक भी लेंगे, पहले केमिकल लेंगे फिर उसके बाद आयोनिक आएगा। आयोनिक भी मेरे ही पास है शायद, जहां तक मुझे पता है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, है ना? दोनों ही है मेरे पास। आज केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे, है ना? कल होगा, कल मतलब जब भी अगला सेशन होगा उसमें होगा आयोनिक। यस। ड्यूरेशन कितना रहेगा बेटा? ड्यूरेशन तो देखो यार, कम से कम 6 घंटे तो रहेगा ही क्लास, 5 से 6 घंटे क्लास तो रहेगी। और लेट से अगर मान लो टाइम ऐसा होता है कि टॉपिक नहीं कवर हो पाया, या फिर कुछ और क्वेश्चंस की मुझे लगेगा कि प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर थोड़ा और मतलब करेंगे। लेकिन हाँ पूरा एकदम सेशन, पूरा एकदम गजब, पूरा एकदम रिवाइज हो जाएगा, ये अपनी गारंटी है। और अगर आपने थोड़ा बहुत नाम सुन रखा है ना केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर को, ये इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं, है ना? और क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, थ्योरी भी कर लेंगे, बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फिर करते हैं स्टार्ट। यस, तो आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? देखो जी, कल हमने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चंस हम लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा पहले सीएफटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, ठीक है ना? उसके बाद करेंगे। फिर उसके बाद आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ ही रहे हैं, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, है ना? ये क्वेश्चंस अभी करेंगे थोड़ी देर में ना, आप चिंता मत करना, ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, घबराना मत। कोई कोई ये ना मतलब कहने लग जाए सर हमने तो क्वेश्चन करवाए नहीं आपने, सर ये क्या कर रहे हो सर, है ना? आ जाओ जी। तो सीएफटी पे चलता हूं सीधा, है ना? थोड़ा पढ़ लेते हैं आज, पढ़ाई कर लेते हैं एकदम बड़ा सीरियस होके। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। सीएफटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना? तो थोड़ा सा माहौल बना के बढ़िया एक जगह सिटिंग बढ़िया बैठ के, और फिर है ना सबका कंसंट्रेशन इधर ही रहे, इधर उधर मुंह मत फाड़ना बस, है ना? आओ चलिए 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 करें, स्टार्ट करें। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, देखो मैं आपको बता देता हूं, हल्का सा आइडिया देता हूं। लास्ट क्लास में सर हमने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स में, वहां पर हम लोगों ने
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करी थी, साथ साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस भी हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स मैंने आप लोगों को लिखवाए थे कि भाई जितना लिगेंड और मेटल के बीच डिस्टेंस कम होगा, मतलब मेटल की साइज जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था कि अपना लिगेंड का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, सेंट्रल मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उतना ही ज्यादा होगा। फिर हमने ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद हमने लिखा था कि डेल्टा टी डेल्टा ओ में क्या रिलेशन है, डेल्टा ओ एसपी में क्या रिलेशन है, ये सारा सब कुछ हम लोग लिख चुके थे। स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है किसमें, आपके स्क्वायर प्लेनर में, फिर होती थी ऑक्टाहेड्रल और सबसे लास्ट में होती थी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो ये यहां तक तो हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ही चुके थे। यस, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि साहब ये लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते क्यों हैं, है ना। आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता क्यों है, क्यों होता है। याद करो हम लोग वीबीटी में ये चीज पढ़ते थे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है ना, और जो वीक लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाता। तो क्या खास बात होती है ऐसी कि लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आओ देखो मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पर मैं ले लेता हूं वीक फील्ड लिगेंड का केस, है ना। इधर मैं लिख रहा हूं वीक फील्ड लिगेंड, सारे लोगों का ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए भाई, इधर उधर नहीं देखना है। यस, सब लोगों का ध्यान स्क्रीन पे हो। और इधर मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का केस, ठीक है ना, दोनों केस लिख देते हैं, ठीक है। आइए, यस, इधर देखो बेटा, दादा सबका ध्यान स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से लेके समझा देता हूं, यह है इजी, क्योंकि सबसे फ्रीक्वेंटली वही ज्यादा पूछा जाता है। और यह है T2G ऑर्बिटल, है ना, ये हम लोगों ने बात करी ली थी। अब सोच के देखना आप लोग, है ना, अब आप सोच के देखना, यह है T2G। और सेम चीज हम लोग यहां लिख देते हैं, सेम चीज हम लोग यहां लिख देते हैं, सेम चीज हम लोग यहां लिख देते हैं, ठीक है। यह है इजी और यह है T2G, ठीक है। सर यहां पर ये जो स्प्लिटिंग हुई है, ये जो स्प्लिटिंग हुई है उसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा WFL, है ना, वीक फील्ड लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग। और यहां जो स्प्लिटिंग हुई है उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग, लिख सकता हूं ऐसा। अब ये चीज तो मुझे पता है, ये चीज तो मुझे पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से जो स्प्लिटिंग रही होगी वो वीक फील्ड लिगेंड वाली के केस में वीक फील्ड लिगेंड वाली से ज्यादा रही होगी। मानते हो ना आप सब लोग इस बात को? तो हाँ जी, अरे सुबह सुबह बढ़िया चीज तो मान लो, एक मानते हो ना इस बात को? अरे वेबसाइट वर्जन क्या लिख रहे हो यार तुम लोग, साथ में लड़की होती तो इधर उधर देखते भी, वेबसाइट वर्जन। ये कौन है बे, अमन माथुर? ओ सुबह सुबह ही है क्या, मतलब ठीक है तबीयत, क्या बोल रहा है भाई? और चला कमेंट भी सीख आया सामने, देखो नजरों के सामने ही, है ना। होता है ना, मतलब जीवन में ऐसा ही होता है साला, जो गंदी चीजें होती है ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है हमें, है ना। देखो लिखने वाले तो बहुत और भी लोग थे, लेकिन इसी का कमेंट दिखा सबसे पहले, बताओ हद है मतलब। हाँ इधर देख लो स्क्रीन पे, हमें सुबह सुबह मुंह धो के अभी रजाई में बैठा होगा, है इस समय किसी के सामने चला मत जाना। हाँ वैसे तू नहा धो के जाता है ना, फिर भी मतलब तकलीफ ही होती है तुझे, इस समय मत चले जाना, है ना, जीवन भर कट जाएगा वरना। इधर आ जाओ। हाँ देखो, तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं सर, है ना, हमें सर यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सुनो मेरी बात समझना। लेट से वीक फील्ड लिगेंड है, पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो सेम चीज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, है ना। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब समझना मेरी बात, अब समझना मेरी बात। चौथा इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी है, चौथे इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी है। देखो क्या, या तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी ये, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। भाई यही दो पॉसिबिलिटी है ना। यस, अब मेरी बात समझना। अगर मान लो आपने चौथा इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। हमेशा ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको बोला जाता है पेयरिंग एनर्जी, है ना, पेयरिंग एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पीई से। इलेक्ट्रॉन जब पेयर होगा एक दूसरे के साथ
तब भी मुझे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। उस एनर्जी को क्या बोला जाएगा? पेयरिंग एनर्जी बोला जाएगा। सर क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, अब दोनों इलेक्ट्रॉन के एक ऑर्बिटल में रखना है, तो आपको उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा और उसके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो यहां पर पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सर पेयरिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो यहां पर भी होगी, अगर मैं चौथा इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दूं तो बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, दोनों जगह होगी। तो सर यहां देखो इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये जो डेल्टा की वैल्यू होगी ये काफी कम है। डेल्टा की वैल्यू काफी कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा की जो वैल्यू है वो काफी कम है पेयरिंग एनर्जी से। तो मुझे बताओ अगर मान लो डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है तो क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन के लिए अच्छी चीज क्या है? पेयर हो जाए कि ऊपर चला जाए? तुम खुद बताओ ना भाई, ज्यादा मेहनत वाला काम कौन सा है? सर ज्यादा मेहनत वाला काम है पेयरिंग करना। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। ये वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा कम है, डेल्टा कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो सर इसके लिए आसान काम है पेयर होने की बजाय ऊपर चला जाए, क्योंकि पेयर होने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो तो ज्यादा है। सर यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर हो क्या रहा है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये जो डेल्टा की वैल्यू है ये काफी हाई होती है पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा की वैल्यू काफी हाई होती है पेयरिंग एनर्जी से। किस केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है, डेल्टा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो आसान वाला रास्ता कौन है? आसान वाला रास्ता है वो ऊपर जाने के बजाय, ऊपर जाने के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, पेयरिंग होने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आके पेयर हो जाएगा। खत्म कहानी। यस बताओ समझ में आ गई क्या बात? कितनी सिंपल चीज है ना? बहुत ही आसान सी चीज है। तो जब भी ऐसा हो कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा से, तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन की कोई पेयरिंग नहीं होगी, है ना? वीक लिगेंड इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाता। और अगर ये वाला केस हो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, है ना? इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होगी वो हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान है, बहुत क्लियर है। तो वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये दोनों में एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ज्यादा गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा, वो यहीं पैर हो जाएगा, है ना? और वीक फील्ड लिगेंड के केस में गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से पैर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना? आगे चल सकते हैं हम। तो ये तो हमें समझ में आ गई बात। अब अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ ही गई है ना? तो एक चीज देखो और देख लो। मैंने आपको याद है कुछ आपको एक्सेप्शंस बताए थे, कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे वीबीटी के। यस यस, आपको याद है क्या? मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे वीबीटी के, है ना? मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस लिखवाए थे वीबीटी के, याद है क्या तुम्हें? यस याद है। उनमें से सबसे जो पहला एक्सेप्शन था वो ये था कि NH3 वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन ये Cr2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना? ये इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल सर। तो देखो इसका रीजन क्या है, समझना आप मेरी बात। यहां पर आता है क्रोमियम, है ना? क्रोमियम के बाद आएगा Mn2+, Fe2+ और CO2+। समझना मेरी बात, ठीक है ना? तो हमने एक बात करी थी कि भाई जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन सर CO2+ के बाद कौन आएगा? Ni2+, है ना? फिर कौन आएगा? Cu2+। तो सर मैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहा हूं तो Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो इनिशियल वाले शुरू वाले है ना, Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। लेकिन ये जो शुरू वाले है ना, ये वाले जो आयंस हैं दादा, इनके लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू होती है कम। सुनना मेरी बात, इनके लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है, Ni2+ से ज्यादा Cu2+ का होगा, है ना? तो ये जो शुरू वाले इनिशियल ये जो आयंस हैं, इनके लिए Z इफेक्टिव की वैल्यू होती है कम। अब आप मेरी बात समझना, अगर Z इफेक्टिव कम है इनके लिए, अगर Z इफेक्टिव कम है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। वहां पर हमने लिखा था कि Z इफेक्टिव सेंट्रल मेटल का जितना ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी। याद आ रहा है? अब हमने कहा कि इनके लिए Z इफेक्टिव कम है, और अगर Z इफेक्टिव कम है इसका मतलब जो स्प्लिटिंग होगी वो भी कम होगी। ईमानदारी से बताओ होगा कि नहीं होगा?
स्प्लिटिंग में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का ही रोल नहीं है, स्प्लिटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल आता है, सिर्फ लिगेंड ही नहीं आता। हां, लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, वीक है तो कम होगा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ एट द सेम टाइम आपको मेटल का इफेक्ट भी देखना पड़ेगा। अरे सर, ये तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं इस तरह से। स्प्लिटिंग करने में सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का ही रोल नहीं है, स्प्लिटिंग करने में मेटल का भी रोल है। मेटल के पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसका भी रोल है, मेटल का जेड इफेक्टिव कितना है उसका भी रोल है, मेटल की साइज कितनी छोटी है इसका भी रोल है ना। तो सर हो क्या रहा है इस केस में, जेड इफेक्टिव इन मेटल्स के लिए कम है, जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से डेल्टा कम है, और डेल्टा कम होने की वजह से जो आपकी पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है डेल्टा से, है ना। और पेयरिंग एनर्जी अगर डेल्टा से ज्यादा है, ये वो वाला केस होता है जब वीक फील्ड लिगेंड हो, है ना। तो बेचारा NH3 था तो स्ट्रॉन्ग ही, लेकिन इसमें NH3 की गलती नहीं है, ये गलती इन मेटल्स की है। अगर मान लो NH3 को आप कॉपर के साथ लेके लगाओगे, NH3 को आप निकल के साथ लगाओगे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो निकल होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा, इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी अच्छी करेगा, ये भी स्ट्रॉन्ग, जेड इफेक्टिव भी ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा, डेल्टा ज्यादा तो पेयरिंग एनर्जी कम, डेल्टा ज्यादा, और वो पेयरिंग करवा देगा। इस केस में वो पेयरिंग नहीं करवा पाता। क्या तुमने मेरी बात पकड़ ली क्या? हाँ जी, ये दादा बोलना पड़ेगा आपको, क्या आपने ये चीज पकड़ ली क्या? है ना? यस। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं ये सिर्फ NH3 के साथ ही क्यों हुआ? अब देखो यार, अब ये चीज, अब हर चीज आप वो नहीं कर सकते कि इसके साथ ही क्यों हुआ, दूसरे वाले लिगेंड के साथ क्यों नहीं हुआ, है ना। क्योंकि NH3 कंपेरेटिवली थोड़ा सा वीक है बाकी स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन, वैसे स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्ट्रॉन्ग में वीक है ना, स्ट्रॉन्ग में वीक है। तो ये एक डेटा था, इस डेटा को एक्सप्लेन किया हमने, मैंने ऐसे नहीं लिखवाया कि सीधा लिख दिया ये लॉजिक एक्सेप्शन है, नहीं एक्सेप्शन नहीं, मैंने समझाया है कि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे लॉजिक है ना, ये लॉजिक समझना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो अब देखो, मान लो अगर तुम्हें ये लॉजिक समझ में आ गया ना, मैं तुमसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं कि एक बात बता बेटा, Mn NH3 6 2+ इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दे, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दे। तो बता आप क्या करोगे? अब देखो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकालना सीख रहे हैं CFT से, VBT से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था। यस, VBT में हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया था, इसमें CFT में निकालना सीख रहे हैं। देखो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? Mn होता है Ar 4s2 3d5, यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो Mn +2 हो जाएगा क्या? Ar 3d5। यस, अब समझना मेरी बात आप लोग, अब समझना आप लोग मेरी बात। यहां पर देखो सर हो क्या रहा है, हमने अभी बात करी, यह है T2G और यह है Eg। आपका जो NH3 है Mn2+ के लिए NH3 बेचारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना, वैसे तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसके लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो आपको क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। बताओ 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो कहां कहां फिल होंगे? 1 2 3, ऊपर कहां जाएगा? 4 और 5। सर अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली मिला क्या? नहीं मिला सर अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं है, अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2। और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? आउटर ऑर्बिटल। यस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा दादा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। मेरी बात बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, बताइए, क्लियर हुआ क्या? कोई दिक्कत है क्या? कहीं पर भी कोई भी परेशानी है तो बता सकते हो आप लोग। तो इस तरह से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, है ना। इसको ऐसे भी लिखा होता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G3 Eg2, है ना, ऐसे लिख देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं T2G1 1 1 Eg1 1। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा सर? ये पैरामैग्नेटिक होगा। बताइए, ऐसे निकाल सकते हो ना। तो एक और, अगर मान लो Mn का है ना, तो बिल्कुल सेम यही चीज, अगर मान लो आपने क्रोमियम लिया, है ना, क्रोमियम लिया, या फिर मान लो आपने Fe ले लिया, यस, मान लो आपने CO ले लिया, ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इन सब का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp3d2 होगा।
और ये सारे के सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी में जाने वाले हैं। बताइए, बात आपको समझ में आई क्या? कोई परेशानी है तो आप बता सकते हो मुझे। क्लियर है? तो अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा क्या? बिल्कुल होगा, ध्यान रखना, +3 में नहीं होगा। क्यों +3 में? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं CO2+ और CO3+, कहां पर Z इफेक्टिव ज्यादा है? अगर मैं पूछूं तुमसे कि +2 और +3, तो कहां पर Z इफेक्टिव ज्यादा है? तो आप बोलोगे +3 में Z इफेक्टिव ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग कि सर +3 अगर हुआ ना तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। यस, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सर Z इफेक्टिव बढ़ गया +3 के केस में। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी, और अगर स्प्लिटिंग बढ़ जाएगी तो अब ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब किसकी तरह करेगा? स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना, है ना? तो इसी वजह से सिर्फ +2 के लिए होता है ऐसा, +3 के लिए नहीं होता। ध्यान रखियो बे। हाँ, ऐसा ना हो कि NH3 इनके साथ देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक ही नहीं करी, लटक जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। यस, है ना? जबरदस्त चीज है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, है कि नहीं जबरदस्त चीज? बोलो यस यस यस। लेकिन भाई वो तब है जब आप कॉन्सेप्ट समझो। आओ जी, अब इसके बाद एक और अगले एक्सेप्शन पे चलते हैं, है ना? अगले एक्सेप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं। ये देखो अगला एक्सेप्शन, नेक्स्ट एक्सेप्शन ये है कि दूसरा लिखवाया था आपको कि जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर CO3+ एंड Cu2+। वैसे तो ऑक्सीजन डोनर वीक लिगेंड होते हैं, मैंने बताया था आपको, कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग होते थे और आपका ऑक्सीजन और हेलोजन वीक फील्ड लिगेंड होते थे। लेकिन अगर मान लो CO3+ आ जाए या फिर Cu2+ आ जाए तो इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अब तो तुम्हें समझ में आ गया क्यों करते हैं? अरे बोलो ना, तुम्हें समझ में आ गया क्यों करते हैं? सर देखो, अभी आपने बोला कि क्रोमियम 2+, Mn2+, Fe2+, CO2+, Ni2+, Cu2+, है ना? सर लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूं, तो Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो ये जो Cu2+ है, इस केस में Z इफेक्टिव का वैल्यू बहुत हाई होगा। बोलो, Z इफेक्टिव का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मतलब ये स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा इसका मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब लिगेंड कैसा हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ऐसा लगेगा कि जैसे ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन डोनर से ज्यादा रोल किसका है? मेटल का है, कि Cu2+ के साथ ही ऐसा होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस। और दूसरा CO3+ के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? भाई CO3+ के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा, एक तो दे रखा है CO2+ और एक दे रखा है CO3+। तो इस केस में Z इफेक्टिव अगर आप देखोगे, CO3+ का Z इफेक्टिव ज्यादा है, और Z इफेक्टिव ज्यादा है तो डेल्टा बढ़ जाएगा, डेल्टा बढ़ेगा तो पेयरिंग हो जाएगी। बताओ अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? यस, है ना? तो अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो इसका CO H2O6 3+, इसमें CO का हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से। हाँ, अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई ना, तो CO H2O6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। हम्म, ये बता दो या फिर ये बता दो, CO C2O4 ऑक्सिलेट है ना ये तो, CO C2O4 3-, कितना होगा? 3+ लाना है ना, तो ये -2, हाँ, CO C2O4 2-, CO C2O4 ऑल ट्वाइस। ट्वाइस में तो 6 कैसे आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? हाँ, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर लाना, 3 लाना पड़ेगा ना, और ये 3-, हाँ अब सही है, CO3+। बता दो, हो जाएगा?
हो गया क्या सर? देखो ना, सीधी सी बात है, यहां सीओ है, सीओ है, दोनों में CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी ऑक्सीजन डोनर है, ये भी ऑक्सीलेट है, ये भी ऑक्सीजन डोनर है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। आओ सर देखो, ये रहा हमारा T2G, ये रहा हमारा EG, यस, और सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सीओ का हम सब लोग जानते हैं कि सीओ का ऑक्सीड वो क्या होता है 4s2 3d7, यस, और अगर मान लो CO3+ लिखा है तो ये हो जाएगा सर Ar3d6। 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो देखो सर 1 2 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 4 5 6, ये रहा अंदर वाला d ऑर्बिटल खाली है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, है ना, और D2sp3 है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बताइए, याद आया? याद आया? लेकिन लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ ऑक्सीजन डोनर के साथ ही है। अगर मान लो ऐसा है COF6 3-, है ना, यहां पर भी CO3+ में है, यहां पर भी CO3+ में है, लेकिन जो F- है ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, F- वीक फील्ड लिगेंड है, सिर्फ ऑक्सीजन डोनर के लिए ही ऐसा करना है। और F- वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में सर, इस केस में देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे ना, 1 2 3 4 5 6, अंदर वाला कोई d ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3d2 होगा। ठीक है ना, इसको याद रखना है। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन डोनर के लिए ही ऐसा होगा। डन डन, है ना। और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था COH2O3 F3। इसमें बताओ आप, COH2O3 और फ्लोरीन 3, यहां कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बताइए यहां कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? यहां कोबाल्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जल्दी से बताइए। यस, फास्ट। हम्म, क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। sp3d2, D2sp3। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखो, ये मैंने आपको एक्सेप्शन में लिखवाया था, वहां पर भी देखो होना क्या चाहिए था। अगर कोबाल्ट 3+ है, सुनना मेरी बात, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोबाल्ट 3+ है, ये ऑक्सीजन डोनर है, तो ये सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए था। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ये भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है ना, ये एक्सेप्शन में लिखवाया था, है ना। ये थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना, एक ही जगह लिखवा दिया मैंने, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, यस यस, हाँ, ये एक्सेप्शन स्क्वायर था, याद आया? एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था कि होना चाहिए था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना, लेकिन है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये नॉर्मल की तरह ही करना है। ये वीक फील्ड लिगेंड है CO3+, ये इसकी तरह बन जाएगा, ये भी वीक फील्ड, ये भी वीक फील्ड, तो वीक फील्ड के केस में हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा मेरे हिसाब से। डन, वेरी गुड। चलिए जी, आगे चलते हैं अब इसके बाद। और एक और एग्जाम्पल आपको लिखवाया गया था, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाया गया था, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवाया गया था कि जो ऑल लिगेंड्स लिखा है, देखो, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स। ऑल लिगेंड्स आर, सारे के सारे जो लिगेंड्स होते थे वो 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स के लिए और साथ साथ +4 आयंस के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते थे। इसीलिए हमने कहा था अगर 4D और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट मिल जाए तो बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दो, बिना कुछ सोचे समझे लिख दो कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखेगा, है ना। क्यों? उसका रीजन भी क्या है, बोलो ना, उसका रीजन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं 3D 4D और 5D सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाते हो, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, Z इफेक्टिव बढ़ेगा। सर 5D के लिए Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा, फिर 4D के लिए और फिर 3D के लिए, है ना। ये ऑर्डर है किसका? Z इफेक्टिव का। और सर इनके लिए अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसका मतलब सर ये स्प्लिटिंग भी ज्यादा करेंगे। सर स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे तो इस केस में जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। यस, डेल्टा की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी और इस केस में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, है ना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि सारे के सारे लिगेंड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? सारे के सारे लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहे हैं।
समझ गए ना बात? कितनी जबरदस्त चीज है और कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग समझो अच्छे से एक एक चीज को, तो हम हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना यार, देखो ये तो चीज ऐसी थी जो कॉन्सेप्चुअल है और आपको बताई जा सकती है। कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि यार इसको ध्यान नहीं रख लो, क्योंकि वो उस केस में वही चीज ज्यादा सही होती है, बताएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब +4 में भी यही होगा, m+4 है, m+4 में भी सेम यही चीज है। देखो +4 चार्ज है, +4 चार्ज मतलब इस केस में भी Z इफेक्टिव बहुत खतरनाक है, और Z इफेक्टिव बहुत खतरनाक है, इसका मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गई बात? यहीं पर आपको एग्जाम्पल लिखवाए गए थे, यहीं पर आपको एग्जाम्पल लिखवाए गए थे। जैसे मान लो ऐसा लिखा है PtCl4 2-, PtCl4 2-, एक लिख दिया मैंने PtCl6 2-, है ना। बताओ देखें PtCl6 2-, क्या होने वाला है? PtCl6 2-, बताइए। बताइए, हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई तुमसे पूछ ले, RHF6 3-, है ना, PdCl4 2-, बताइए सब में PdF6 2-, हाइब्रिडाइजेशन बता दो सब में फटाफट, बताओ बताओ जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन बता दो सब में, है ना, सब में हाइब्रिडाइजेशन बता दो फटाफट से, सब में हाइब्रिडाइजेशन बता दो फटाफट से। सब में हाइब्रिडाइजेशन बता दो। ये वाला याद है, RHCl PPH3 थ्राइस, इसका भी याद है? इसका भी बता देना, यहां से ये भी हो जाएगा, यहां से ये भी हो जाएगा, है ना। PtEn ट्वाइस 2+, ये सब बता दोगे मुझे, बताया तुम, ये सारे तुम लोग बड़े आराम से कर दोगे, बताओ। यस, सारे तुम लोग मुझे पता है बड़े आराम से खत्म कर सकते हो इनको, है ना, हो जाएगा ना। हाँ, ये विल्किंसन कैटलिस्ट था। देखो सर, देखो सर, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये sp3 होगा या dsp2 होगा। अब यहां पर जो प्लेटिनम है Pt है, वो Pt है +2, और Pt जो है सर वो कौन से 5D सीरीज का एलिमेंट है। यस, तो इस केस में तो सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मान लो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो dsp2 लिख दो, है ना। और यहां पर सर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, Pt+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो साहब, +4 में Z इफेक्टिव ज्यादा होता है भले ही वीक लिगेंड, लेकिन स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। सर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3, बोलो बोलो, D2sp3 हो जाएगा, है ना। और इस केस में भी देख लो, RH+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सर ये भी D2sp3 हो जाएगा। यहां Pd+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सर 4D सीरीज का एलिमेंट है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, dsp2 हो जाएगा। यस, ये भी क्या हो जाएगा? dsp2 हो जाएगा। ये देखो सर, विल्किंसन कैटलिस्ट RH+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, RH+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी सर 4D सीरीज का एलिमेंट है ना, लिखवाया था आप लोगों को, याद होगा। हाँ, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, तो सर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, बिना कुछ सोचे समझे आप dsp2 लिख दो, यहां पर भी बिना कुछ सोचे समझे dsp2 लिख दो, Pt+2 5D सीरीज का एलिमेंट है। आप इस तरह से बड़े आराम से कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हुए, अगर आपको कहीं पर भी 4D या 5D सीरीज का एलिमेंट दिख जाए ना, तो बस निपटा देना उसको अच्छे से। यस, है ना। और देखो, एक और देख लो, NiF6 2-, इसमें बताओ जरा, इसमें निकल का निकल का बताओ क्या हुआ, किस में लिखा है? अच्छा, इसमें D2sp3, ठीक है ठीक है, D2sp3 लिख दो। हाँ 6 है भाई, 6 है, D2sp3 लिख दो, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। हम्म, बताइए। ठीक है, हुआ क्या? हो जाएगा ना। यहां देखो सर, निकल, निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? सर निकल है +4 में, और निकल +4 है,
निकल +4 का मतलब Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है ना। देखो ना, अरे भाई निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar4s2 और क्या हो जाएगा 3d8। और अगर मैं Ni+4 लिख दूं, +4 का मतलब ये क्या हो गया 3d6, और 3d6 हो गया तो यहां देखो ये है T2G, यहां हल्के में लिख रहा हूं छोटा छोटा ही देख लेना, और ये है Eg, 6 इलेक्ट्रॉन है यहीं पर फिल हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर फिल हो गए तो देखो अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली हैं, D2sp3 खत्म, D2sp3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यस यस यस, अरे बोलो 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 ना, नोट कर लिया, आगे चले आगे चले आगे चले। हेलो 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 दादा, क्लियर है क्या बेटा? ये एनर्जी लेवल से कर तो दिया, अब यार इन सबका एनर्जी लेवल से करेंगे तो फिर तो बात ही क्या हुई, फिर हम लोग ये डायरेक्ट मेथड पढ़ ही क्यों रहे? एनर्जी लेवल से करना है तो फिर तो वो कर ही सकते हो, कभी भी कर लो भले, फिर हम ये शॉर्टकट क्यों लिख रहे हैं भाई? हम लोग ये शॉर्टकट लिख ही क्यों रहे हैं? अगर एनर्जी लेवल से करना है तो देखो लास्ट वाला मैंने एनर्जी लेवल से करके दिखा दिया, इधर वाले एग्जांपल मैंने आपको एनर्जी लेवल से करके दिखा दिए थे, ये वाले देखो। अगर एनर्जी लेवल से ही करना है तो फिर तो मतलब हम लोग ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, फिर तो डायरेक्ट मेथड से ही कर लें, फिर फायदा क्या है ना। देख लो, मैं एक छोटी छोटी सी चीज और बता देता हूं। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, आपके सामने आ जाए Pt+2, आपके सामने आ जाए Pd+2, आपके सामने आ जाए RH+1 रोडियम, आपके सामने आ जाए इरिडियम+1, आपके सामने आ जाए ये Ag+3 और Au+3। अगर ये आपके सामने आ जाए ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये आपके सामने आ जाए ना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो बिना कुछ सोचे समझे ना हाइब्रिडाइजेशन DsP2 लिख देना, है ना, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये देख लेना तुम। ठीक है, ठीक है, इसका रीजन है ना, रीजन हमने बात कर ली, ये सारे के सारे या तो 4D है या फिर 5D है, 4D और 5D है तो इसके सामने लिगेंड कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सारे के सारे ये जो कंपाउंड्स होंगे इनके साथ लिगेंड कोई भी हो, सारे के सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह मतलब अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, आगे चले, बताइए। अब ये तुम चाहो तो खुद से बैठ के कर लेना यार घर पे, है ना, अगर तुम्हें लगे कि मतलब ये तुम्हें करने की जरूरत है तो आप लोग घर पे बैठ के आराम से इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा क्या है कैसे हुआ है ना। अगर तुम्हें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो अभी मैं थोड़ा और भी बना दूंगा। ठीक है, यस यस यस, डन डन डन। चले, तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आपको अलग से ध्यान में रखने हैं, एक्सेप्शंस आपको अलग से ध्यान में रखने हैं, बाकी जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो वो जो मेथड है हमने पहले भी लिखा है, उस मेथड से आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नई टर्म की, एक और नई टर्म की, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, है ना, एक और नई टर्म की जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ये क्या होती है सर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आओ बेटा, अब बात मत करो, अब पढ़ लो, है ना, अब बात मत करो, अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। देखो ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग थी, उसको डेल्टा से दिखाते थे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी अलग है, उसको CFS से दिखाते हैं। यस, उसको CFS से बोला जाता है। ओके, आओ देखो मैं एग्जांपल देता हूं वापस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही, है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने क्या लिखा था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने लिखा था, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं और इसी की बात करनी है, हमें यही कैलकुलेशन करनी है एक्चुअली। यहां पर थे फ्री स्टेट में डी ऑर्बिटल्स, है ना, फ्री स्टेट में थे तो एनर्जी सेम थी, फिर सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड आया, है ना, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड में इनकी एनर्जी बढ़ी, यस, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड में इसकी एनर्जी बढ़ गई, याद है, और फिर उसके बाद इनकी जो एनर्जी है उसमें स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग में जो Eg ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा हो गई और जो T2G ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, उनकी एनर्जी कम हो गई। ठीक है, और हमने ये कहा ये है बारी सेंटर, दिस इज योर बारी सेंटर, और इन दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस था वो था डेल्टा O, ये था डेल्टा O। ठीक है सर, अब देखो होता क्या है, होता क्या है, जब Eg की एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, T2G की एनर्जी कम हो रही है, तो ये जो एनर्जी बढ़ती है ये बढ़ती है 0.6 डेल्टा O से,
और ये जो एनर्जी डिक्रीज करती है, ये डिक्रीज करती है 0.4 डेल्टा ओ से। मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज यहां पर जो बारी सेंटर है इसको आप जीरो एनर्जी मान लो, इसको आप क्या मान लो, जीरो एनर्जी मान लो। यस, इसको क्या मान लो, जीरो एनर्जी मान लो। अरे बेटा इजी ऑर्बिटल का मतलब हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बताया तो था यार। अब ये डाउट तुम अब यहां आके पूछोगे जब हम लोग सीएफटी खत्म करने वाले हैं, और तुम ये डाउट पूछ रहे हो कि सर इजी टी टू जी क्या होता है ना, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। यस, इसकी जो एनर्जी है 0.6 डेल्टा ओ से बढ़ रही है, और इसकी जो एनर्जी है वो 0.6 डेल्टा ओ से कम हो रही है, 0.4 डेल्टा ओ से कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जो डिक्रीज हुआ है उसको मैंने लिख दिया है -0.4 डेल्टा ओ। यस, तो अब हमें क्या करना है, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं। फॉर्मूला आपके सामने आएगा 0.6 डेल्टा ओ इंटू एन ऑफ ईजी प्लस, या माइनस लिख दो यहां पर, है ना, यहां प्लस लिख के माइनस लिख दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -0.4 डेल्टा ओ एन ऑफ टी टू जी प्लस एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी। ये फॉर्मूला है, ये एक जगह एक बार में आ नहीं पाया बेटा, है ना, तो ये आप एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी को आगे लिख लेना, इसको आप लोग आगे लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज समझो आप लोग, इसमें एक चीज समझो, सर ये एन ऑफ ईजी क्या है, एन ऑफ ईजी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल्स। और एन ऑफ टी टू जी क्या है, यह है सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहां पर पीई तो आपको पता ही है, पेयरिंग एनर्जी। सर एक्स क्या है, एक्स इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इससे पहले एक्स्ट्रा लिखा है तो इसका मीनिंग कुछ और है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। यस, एन यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी, ये ईजी है बेटा, है ना, ये ईजी है। यहां पर है टी टू जी प्लस एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी, एक्स यहां पर है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड। सर ये फॉर्मूला आया कहां से, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इधर देख लो, है ना, इधर देख लो। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एनर्जी 0.4 डेल्टा ओ से कम होगी, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इंटू 0.4 डेल्टा ओ से कम होगी, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3 इंटू डेल्टा ओ से कम, 3 इंटू 0.4 डेल्टा ओ से कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ेगी, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इंटू 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर n इलेक्ट्रॉन जाए तो n इंटू 0.6 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ेगी। इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन जाए तो n इंटू 0.4 डेल्टा ओ से एनर्जी कम होगी। अब ये जो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू होती है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, ये तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये कहां से आएगा, पेयरिंग एनर्जी कहां से कैलकुलेट करेंगे। तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, ये पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना, ये पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। यस, डन। तो सर अगर आपको सीएफएससी को डिफाइन करना हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो, तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। नोट कर लिया यहां तक दादा, नोट किया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। इसको अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करें, है ना, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करें, हाँ अभी मैं बताऊंगा आपको। नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर आगे चलेंगे। यस 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 बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना, अनपेड अनपेड कुछ नहीं लेना, टोटल इलेक्ट्रॉन लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और एन एक्स जो है वो है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा, थोड़ी तसल्ली रखें, मुझे अपने ज्ञान का बखान करने दे आपके सामने, थोड़ा सा वेट करें, है ना, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना, हो जाएगा। तुम इतना टेंशन लेते हो ना एक तो। आओ जी, तो सर सीएफएससी क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, डिक्रीज इन एनर्जी, है ना, डिक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, बिकॉज ऑफ
crystal field splitting, because of crystal field splitting is known as crystal field stabilization energy, है ना, crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy, यस, डिक्रीज इन एनर्जी, है ना, एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फिल होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल होगा, इसमें फिल होगा, यस, तो इनमें अगर इलेक्ट्रॉन फिल होगा T2G में तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, हमेशा एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मुझे एक बात बताइए, क्या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकती है क्या? हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या लगता है आपको, पॉजिटिव होनी चाहिए क्या? हाँ, क्या लगता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्या? अच्छी बात क्या है आप हमारे लिए? हमारे लिए अच्छी बात यह है ना, हमारे लिए अच्छी बात है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम रहे, जितनी कम होगी, जितनी नेगेटिव होगी, हमारा उतना ही फायदा है ना। नेगेटिव एनर्जी का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यस, उसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना। जितनी CFSC जितनी ज्यादा नेगेटिव रहे उतना अच्छा है सर। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव रहे मतलब एनर्जी उतनी ही कम हो रही है, कम हो रही है मतलब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ऐसा बोला जाता है कि हायर CFSC रिलीज्ड मींस हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, हायर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, जितनी ज्यादा CFSC रिलीज हो उतना अच्छा है, बिकॉज हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ब्रैकेट में एक और चीज लिख रहा हूं, ब्रैकेट में एक और चीज लिख रहा हूं, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर विच डिसाइड स्टेबिलिटी, है ना। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं, बहुत सारे लोग ये गलत फहमी पाल रहते हैं कि भाई सिर्फ CFSC पे पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल है। CFSC वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, बट सिर्फ अकेला फैक्टर है स्टेबिलिटी बताने का, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ ली आप लोगों ने? CFSC की वैल्यू जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब CFSC जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, T2G में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में फिल हो रहे हैं। अगर मान लो हम लोग कहते हैं ना कि डेल्टा H नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतनी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी हमारा कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन सिर्फ अकेला स्टेबिलाईजेशन एनर्जी किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नहीं बता सकता, और भी फैक्टर्स हैं, वो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ CFT में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ CFT में पढ़ेंगे। तुम्हें अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, तुम अभी थोड़ा रिलैक्स रहो, ठीक है ना। मैं सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, तुम टेंशन मत लो, है ना। पढ़ते पढ़ते थक जाओगे कि सॉरी इतना नहीं थोड़ा कम, है ना। लेकिन सारी चीज पढ़ाएंगे, जहां जिस चीज की जरूरत होगी वहां पढ़ाएंगे, ठीक है। डन? क्लियर हुई क्या मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो अब आओ सर, अब आओ हम लोग पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये समझते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या मतलब है ना। ये समझते हैं कि सर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड का क्या मतलब है ना। अब हम लोग समझेंगे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड का क्या मतलब है। आइए तो दो अलग अलग केस लेके मैं आपको वापस ले चलता हूं। यहां पर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात करूंगा, यस, और यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूंगा, यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूंगा। आओ जी, आओ जी, आओ। अबे पढ़ लो तुम, सुबह सुबह तुम पता नहीं इतनी बकवास कैसे कर लेते हो, हैं? सुबह सुबह चालू हो जाते हो क्या तुम? मतलब तुम्हारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? ये अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहे हैं, है ना। किसके लिए बात कर रहे हैं? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ना, और यही हमें पढ़ना है एक्चुअली।
है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात कर रहे हैं और एक्चुअली यही हमें पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन इसी से आते हैं। हालांकि ये कैलकुलेशन करवाने को क्वेश्चन मेंस में तो नहीं पूछा हुआ कभी, है ना, इसकी ये जो कैलकुलेशन है मेंस में नहीं पूछी हुई है, एडवांस में कभी कोई पूछ ले इसलिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, अभी तक तो नहीं पूछा हुआ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी चलो हम तो सारा सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक का पार्ट है हम लोगों ने पढ़ना ही है। देखो D0 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 ले लेते हैं, D0 का तो क्या ही करना है, D1 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। देखो ये है सर हमारा T2G, ठीक है, और ये है सर हमारा EG, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है यहां आएगा, किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो वीक फील्ड लिगेंड है तो T2G 1 हो जाएगा और EG 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। और इस केस में अगर मान लो आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखना हो तो सर 2d ऑर्बिटल ऊपर वाले खाली पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवाइए दिल खोल के, कोई दिक्कत नहीं, है ना, बहुत बढ़िया सर। और देखो हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब मान लो आपको इस केस में डेल्टा निकालना है, इस केस में डेल्टा निकालना, तो डेल्टा कैसे निकालोगे, डेल्टा का फॉर्मूला, सॉरी CFSE का फॉर्मूला। इस केस में अगर आपको CFSE निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मैं ऐसे लिख दूं -4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 प्लस इंटू डेल्टा O, और EG में 0 है तो 0, बस ये एनर्जी आ जाएगी किसकी, CFSE। किस केस में, वीक फील्ड लिगेंड के केस में। और यहां कोई पेयरिंग हो ही नहीं रही, देखो ना, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयर फॉर्म हुआ है क्या, सर इलेक्ट्रॉन पेयर ही फॉर्म नहीं हुआ तो इस वाली वैल्यू की कोई यहां सिग्निफिकेंस नहीं होगी, x इंटू पेयरिंग एनर्जी का यहां कोई रोल नहीं होगा। बताओ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, CFSE -4.4 डेल्टा O, खत्म, बस। अच्छा अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है, अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, तुम बता दो खुद। अगर मान लो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस केस में भी T2G 1 EG 0 है, यस। इस केस में भी अगर आप CFSE निकालोगे वो कितनी आएगी, -0.4 डेल्टा O आएगी, बोलो। और इस केस में भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, D2sp3 होगा, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर D1 समझ में आ गया तो देखो D2 भी समझ में आएगा आपको, D2 में भी सेम यही चीज होगी, D2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां और आ जाएगा, अरे बोलो ना, D2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां और आ गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इस केस में जो CFSE आएगा वो कितना हो जाएगा, सर CFSE हो जाएगा -0.4 इंटू 2 डेल्टा O, यस। और हाइब्रिडाइजेशन आज भी कितना रहेगा, D2sp3 रहेगा, अरे बोलो ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन इस केस में 2 हो जाएंगे, इस केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, तो यहां पर भी अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां पर भी सर CFSE का वैल्यू सेम ही रहेगा, सर वो होगा -0.4 इंटू 2 इंटू डेल्टा O, बताइए। और यहां पर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो वो क्या होगा, D2sp3 होगा। अगर D2 में कोई दिक्कत नहीं है सर, तो D3 में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, D3 में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इसमें, सर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो CFSE का जो वैल्यू है वीक फील्ड लिगेंड के केस में -0.4 इंटू 3 डेल्टा O हो जाएगा, यस। हाइब्रिडाइजेशन आज भी D2sp3 रहेगा। यहां पर भी सर तीसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा स्ट्रॉन्ग के केस में वो यही आएगा, तो सर D3 कॉन्फ़िगरेशन इधर भी जो होगा CFSE का वैल्यू सर आज भी कितना होगा, -0.4 इंटू 3 डेल्टा O, है ना। और हाइब्रिडाइजेशन आज भी कितना होगा, D2sp3 होगा, ये लो, कोई दिक्कत। इसीलिए आपको लिखवाया भी था, अगर आपको याद हो VBT में, इसीलिए आपको लिखवाया भी था कि अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 और D3 है तो आपको लिगेंड का इफेक्ट देखना ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा, D2sp3, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड। वो आपको मैंने VBT में भी एक्सप्लेन कर दिया था, उसको मैंने आपको CFT में भी एक्सप्लेन कर दिया है इसी तरह से। बताओ क्लियर हुई क्या बात, बोलो बोलो। हुआ क्या, क्लियर है। अब देखो कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा, मैं बताऊं कहानी में ट्विस्ट कहां आएगा, जब कॉन्फ़िगरेशन होगा तुम्हारा D4, आओ भैया D4 आओ, D4 है ना, आओ आओ D4 आओ, D4 की बात करते हैं, यस। हाँ 4 में जाके चेंज होएगा, 4 में जाके चेंज होएगा, और क्या चेंज होएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। आइए D4 कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, यस। यहां पर मैं वीक फील्ड लिगेंड ले रहा हूं, वीक फील्ड लिगेंड के केस में कोई दिक्कत नहीं आती है जनरली बच्चों को, है ना, स्ट्रॉन्ग वाले के केस में ही दिक्कत आती है।
है ना। स्ट्रॉन्ग वाले के केस में ही दिक्कत आती है। देखो वीक फील्ड लिगेंड है तो मान लो ये है तुम्हारा T2G और ये है तुम्हारा EG। यस, ये है तुम्हारा EG। 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, ठीक है साहब। तो यहां जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है। यस, ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आपको डेल्टा निकालना, CFSE निकालना है, इस केस में CFSE निकालना है तो क्या लिखोगे, -0.4 डेल्टा O कितने से कम हुई है, 3 से कम हुई है, देखो 3 है, और 0.6 डेल्टा O से बढ़ गई है। सर यहां कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं है, पेयरिंग एनर्जी का लफड़ा ही नहीं है। बताओ, वीक फील्ड लिगेंड है, ऊपर वाला डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन अगर देखना हो तो sp3d2 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बोलो, है ना बेटा। ये सारी एक एक चीज मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कहानी समझ में आए अच्छे से, कभी अगर कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, है ना। ऐसा ना हो, तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं, एक ही चीज को बार बार बताए जा रहे हैं, कोई हमें कोई फायदा हो नहीं रहा इससे, है ना, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस दिन क्वेश्चन आ गया ना उस दिन लटक जाओगे, मुझे पता है। ये तुम्हें जितनी चीज आसान दिख रही है ना, जब खुद से लिखने बैठोगे ना उतनी मुश्किल लगेगी, मेरी गारंटी है। खुद से लिख के देख लेना भले, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो, है ना। तो एक बार जो मैं बता रहा हूं ना उसको अच्छे से समझो आप लोग। अगर यहीं पर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता D4, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता, या आप लोग मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो और आप चेक भी कर सकते हो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। देखो सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में 1 2 3 और सर चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर पेयर हो जाएगा। जब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, देखो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, बिकॉज ऊपर 2 ऑर्बिटल खाली है। सर यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो सर यह है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यस, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो सर यह बन गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगर मुझे डेल्टा निकालना है, CFSE निकालना है, तो देखो सर यहां पर -0.4 डेल्टा O और कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए बताओ। अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन होता, कंपैरिजन करना है किससे, फ्री मेटल से, है ना, फ्री स्टेट में। अगर मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन होता तो फ्री स्टेट में मेटल में ऐसा होता, अगर मेटल फ्री स्टेट में होता तो ऐसा होता, लेकिन हमारा कैसा है, ऐसा। कितना पेयर एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, कितना एक्स्ट्रा पेयर दिख रहा है, ये देखो सर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी आएगा। ये पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी इस केस में। समझ गए आप मेरी बात को, शायद बात क्लियर हुई क्या। और देखो अभी नहीं हुई, अभी तुम्हें लग रहा है क्लियर हो गई है, हुई नहीं है अभी, अभी नहीं हुई है। सुनो अभी और आगे चलो, D5 की बात करते हैं, है ना। D5 की बात करते हैं, देखो आओ कर लो सर फटाफट। D5 में अगर आपका मेटल फ्री स्टेट में होता तो 1 2 3 4 5 ऐसे होता। सर यहां पर अगर अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह है हमारा T2G और यह है हमारा EG। यस सर, इस केस में देखो 6 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 और 5, ऊपर 2 ही आएगा भाई, 3 क्यों लगा दिया, 2 ही आएगा ऊपर, हाँ ऊपर 2 ही है बेटा, है ना, ऊपर 2 ही है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन सर sp3d2 रहेगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और सर अगर आपको CFSE निकालना हो तो CFSE क्या हो जाएगा, माइनस, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, नीचे -0.4 डेल्टा O कितने से, 3 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, प्लस 0.6 डेल्टा O कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। यहां पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म नहीं है, बात ही नहीं होगी, है ना। यहां पर मैं बीच में ये लगा देता हूं ताकि आपको पता रहे कहां पर जाके चेंज हुआ है। यस, अब यहां आओ, D5 इधर बात करते हैं, सुनना मेरी बात अच्छे से। सर यहां पर क्या होगा, ये देखो सर T2G 1 2 3, ये है हमारा EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, चौथा और पांचवा यही हो जाएगा पेयर। तो सर ऊपर वाले दोनों ऑर्बिटल खाली हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में एक ही है, तो सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। यस, और सर अगर आपको इसका CFSE निकालना हो तो सर वो हो जाएगा -0.4 डेल्टा O, और कितने इलेक्ट्रॉन है, आज 5 इलेक्ट्रॉन है, और देखो कितने एक्स्ट्रा पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुए हैं, बताइए जरा दादा, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं। यहां सर कोई भी नहीं है, यहां 2 हैं, तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी। इस केस में x का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। समझ गए आप लोग मेरी बात को, यह हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बोलिए
यस, मतलब कुछ कुछ तो बात समझ में आ ही रही होगी आपको, है ना, आ ही रही होगी। क्लियर होगी क्या बात? बोलो, क्लियर होगी क्या? डन है, ठीक है सर। और आगे आओ। अब तुम्हें लग रहा है कि सर अब हम लोग एक्सपर्ट बन गए, लेकिन अभी भी नहीं बने हो एक्सपर्ट, मुझे पता है ना, अभी भी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो। आओ देखें, D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, है ना, D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। सर देखो D6 में क्या होगा, अगर मान लो मेटल हमारा फ्री स्टेट में है तो D6 कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, है ना। सर यहां पर मैं वीक फील्ड लिगेंड की बात कर लेता हूं, तो सर वीक फील्ड लिगेंड में ये देखो सर, ऊपर है Eg और सर नीचे है T2G। सर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 फिर 4 फिर 5, भाई छठा तो अब पेयर होना ही पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, छठा यही आएगा, है ना। तो सर यहां पर भी देखो हाइब्रिडाइजेशन ना sp3d2 ही रहेगा। यस सर, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही रहेगा। और सर अगर आप CFSC की वैल्यू निकालोगे तो वो देखो जाएगा -0.4 डेल्टा ओ, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 प्लस 0.6 डेल्टा ओ, कितने से बढ़ेगी सर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये लो साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत ही नहीं है। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है सर, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना, ये क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्वेश्चंस। D6 कॉन्फ़िगरेशन एक कोई भी आपको दे देगा, FeH2O6 D6 कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आए, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बताओ इसके लिए CFSC का वैल्यू कितना होगा, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहां पर तुम लोग लटक जाओगे। तो ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ये इधर जो लिखा है ना D6 कॉन्फ़िगरेशन, ये क्वेश्चन है अपने आप में। आओ सर इधर बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर लेते हैं। सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखो ये है Eg और नीचे रहेगा T2G, ठीक है सर। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, 6, तो 1 2 3 4 5 6। सर देखो हाइब्रिडाइजेशन आज भी कितना रहेगा, D2sp3 रहेगा, है ना। और सर CFSC की वैल्यू निकालनी है, CFSC हो जाएगा -0.4 डेल्टा O इंटू 6 प्लस, बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ तुम तो। ये तुमने बता दिया मतलब क्वेश्चन सही हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, x की वैल्यू कितनी होगी, यस x की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो, x की वैल्यू कितनी लिखूं, 2 होगी कि 3 होगी। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 3 होगी, देखो सर 3 पेयर बने हुए हैं, कितने पेयर हैं, 3 पेयर। मैंने कहा ये कंपैरिजन करना है किससे, ये कंपैरिजन करना है इससे। अगर मान लो मेटल आपका फ्री स्टेट में होता तब भी एक पेयर तो होता ही ना, अगर फ्री स्टेट में होता तब भी एक पेयर तो होता ही ना। यहां कितने हैं, 3 है, एक्स्ट्रा कितने बने भाई, एक्स्ट्रा 2 ही बने हैं, तो यहां 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी आएगा। ये था एक्स्ट्रा का मतलब, अब जाके तुम समझे हो, अभी तक नहीं समझे थे मुझे पता है ना। यहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है सर, यहां कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये सर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। और सर ये इनर ऑर्बिटल तो है ही, यस सर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। बात तुम समझ गए हो शायद मेरी, अब तुम्हें समझ में आई ये बात, है ना। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना, तो अब मुझे पता है तुम D7 D8 D9 D10 सारा सब कुछ खुद से कर लोगे, है ना, अब तुम कर लोगे मुझे पता है। आ जाओ D7 की बात कर लेते हैं, फटाफट से निपटा देते हैं। अब मैं फटाफट कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हें समझ में आ चुकी है बात। 4 5 6 और 7। और अगर मान लो तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड है तो ये रहा Eg, ये रहा T2G, है ना। और सर 7 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 2 3 4 5, हर बार भाई एक्स्ट्रा क्यों बन जाता है, तो 5 6 और 7। सर CFSC निकालना है, बड़े आराम से आप लोग निकाल लोगे। -0.4 डेल्टा O कितने से कम हो रहा है, 5 से, प्लस 0.6 डेल्टा O कितने से बढ़ रहा है, 2 से, ठीक है। और सर हाइब्रिडाइजेशन आज भी sp3d2 होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, यस। आगे आ जाइए, इस केस में हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग वाले केस में। स्ट्रॉन्ग वाले में दादा ये है ऊपर Eg और नीचे है T2G, यस नीचे क्या है, T2G। तो सर देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, D7 है, सुनना अब अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 और 1 हो गया 7, यस
तो अब मुझे बताओ तुम कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं। हां, अब तुम मुझे बताओ कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं। समझ में आ गई? फिर तो मुझे पता लगी जाना है। हाँ जी, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं, जल्दी से बताइए। कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म हुए हैं, है ना? बस समझ गए तुम लोग। मतलब सर इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सबसे पहले तो देख लो, अगर CFSE निकालना हो मुझे तो CFSE खटाक से निकल जाएगा, है ना सर? CFSE क्या हो जाएगा? -0.4 डेल्टा O इंटू 6 प्लस 0.6 डेल्टा O, और साथ में सर देखो यहां 3 पेयर है, यहां 2 पेयर है, एक्स्ट्रा एक ही बना है, 1 इंटू पेयरिंग एनर्जी हो जाएगा सर। याद है सर? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? देखो D7 कॉन्फ़िगरेशन है, D7 कॉन्फ़िगरेशन में बताया था ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, उठ के कहां चला जाएगा? 4D में भाग जाएगा। अगर मान लो ये 3D है तो 4D में चला जाएगा। ट्रांसफेरेंस है ना, क्या हो जाएगा? ट्रांसफेरेंस। अभी मैं बताऊंगा इसको वापस से। ट्रांसफेरेंस हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी कैसा रहेगा? D2sp3 रहेगा। कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये, और उसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बताइए। यस, हाँ ट्रांसफरेंस हुआ ना बेटा? क्लियर है? तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? एक ही होगा। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? एक ही होगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ चुकी है आपको? क्लियर क्लियर क्लियर। तो देखो यहीं पर वापस से, और अगर मान लो D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, सुनना वो अब तुम खुद से करोगे। D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां और आ जाएगा, यहां पर 5 की जगह 6 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन आज भी sp3d2 ही रहेगा। अगर मान लो, हाँ क्या WFL में P आएगा? क्या नहीं आएगा मुन्ना? WFL में कोई P नहीं आएगा। क्यों? WFL में एक्स्ट्रा पेयर हो ही नहीं रहा। देखो इधर भी दो, इधर भी दो, इधर भी एक, इधर भी एक। तो WFL में वीक फील्ड लिगेंड में कोई एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी आता ही नहीं ले है ना। एक्स का वैल्यू WFL में देखना ही नहीं है, सिर्फ कहां देखना है? SFL में देखना है। यस, क्लियर हुई बात? समझ में आ गई बात? बोलो, है ना? क्योंकि यहां एक्स्ट्रा पेयर थोड़ी ना हो रहा है, ये तो मजबूरी में पेयरिंग करवानी पड़ रही है। यहां एक्स्ट्रा थोड़ी ना पेयरिंग हो रही है, मजबूरी में करवानी पड़ रही है। करें क्या? 7वां इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा, है ना? फ्री स्टेट में भी 2 पेयर है, यहां पर भी 2 पेयर है, तो एक्स्ट्रा बना ही नहीं। फ्री स्टेट में 2 है, इधर 3 है, तो एक एक्स्ट्रा बन गया। समझ में आई बात? हाँ, तो मैं कह रहा था अगर D8 हुआ तो अब अगर यहां पर D8 हुआ तो यहां और यहां दोनों में जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस नहीं होता, मैंने बोला था 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन का होता है। तो यहां पर 2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, खत्म। कुछ चेक ही नहीं करना है। यस, तो अब आ जाओ आप वापस से, और मैं जो कंक्लूजन था ना, जो मैं आपको पहले बता रहा था कंक्लूजन, वो आज कंक्लूजन हमने वापस एक बार फिर निकाल दिया कि अगर मान लो D1, D2, D3 या फिर D0 भी ले लेता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल सकते हो? sp3d2 बोल सकते हो। लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं वापस लिख देता हूं। बताओ यार, तुम्हें ऐसा मास्टर कहां मिलेगा जो एक ही चीज को 2-2 बार पढ़ाए, VBT में अलग तरीके से समझाए, CFT में अलग तरीके से समझाए, और फिर भी तुम मतलब ना समझो, तो फिर यार ये तो गलत बात है, मतलब, है ना? दोनों मैंने तुम्हें VBT और CFT अलग अलग तरीके से, अब तुम सॉल्यूशन, क्वेश्चन भले ही VBT से करना, भले ही CFT से करना, तुम्हारी श्रद्धा हो उससे कर लेना, सॉल्यूशन हमें तो तुम्हें सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? दोनों तरीके से मैंने तुम्हें बताया। और अगर मान लो D4, D5, D6, D7 हुआ, है ना? अगर ये हुआ तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तब तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा, है ना? इसको आप लोग बोलोगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना? आउटर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा सर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना? मैंने कहा भी था हाई स्पिन लो स्पिन सिर्फ 4 से 7 तक के लिए डिफाइन होता है। ये होगा सर इनर ऑर्बिटल, है ना? और इसको बोलोगे आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना? ये हो जाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहीं पर अगर मैं लिख दूं D8, D9, D10, है ना? तुम चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहेगा। नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड, है ना? जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लेना, कोई लिगेंड का इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ लिगेंड। यस, क्लियर हुई मेरी बात? है ना? ये हमेशा आउटर ऑर्बिटल ही होगा, लेकिन इस केस में लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा। इस केस में ये भी आउटर ऑर्बिटल ही होगा।
लेकिन इस केस में भी इनर सॉरी लो स्पिन हाई स्पिन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, डन। क्लियर होगी क्या मेरी बात? अब देखो ये वो केसेस हैं, इसमें आप एक्सेप्शन को इंक्लूड मत करना भाई। जो आपको एक्सेप्शंस लिखवा रखे हैं वो अलग से रखने हैं, है ना। वो जो एक्सेप्शन वाले पार्ट हैं कि भाई जो NH3 होता है वो CO2 प्लस NR Cr2 प्लस Fe2 प्लस इनके लिए वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो इनके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह करते हैं। मतलब ये चीज आप लोग अलग से ही ध्यान रखो, ठीक है ना। क्या हुआ? क्या कहां हुआ गड़बड़? क्या गड़बड़ हुआ भाई? अच्छा, ओ शिट। अरे यहां D2sp3 होगा ना भाई, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और ये इनर ऑर्बिटल होगा, बताओ क्या कर रहे हो मतलब। ये भाई तुम्हारे साथ रहने का असर है। मतलब सुबह सुबह प्रयास 2.0 में मैं जब से क्लास लेने लगा हूं ना, तब से मेरे साथ ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें होने लगी है ना। और उन्हीं अजीबोगरीब में से एक चीज ये भी है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है भाई, नोट कर लेना। अगर नोट हो गया हो तो डन लिखना, है ना। और समझ में आ गया ना, और अगर खुश हो गए हो तो एक बार बड़ा सा थम्स अप कर देना कि सर हाँ, मतलब बहुत जबरदस्त समझ में आया। मैंने बहुत ईमानदारी से VBT और CFT बहुत जबरदस्त पढ़ाया आपको। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, और कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं हो सकता अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार फटाफट से बता दो, फिर आगे चलते हैं, है ना। फिर आगे चलेंगे। डन, चलें आगे चलें। आओ आगे। अब देखो, एक छोटी सी चीज और थी, ट्रांसफेरेंस की बात कर ही लेते हैं ना। अरे भाई ट्रांसफेरेंस की बात कर ही लेते हैं, CFT वाला जो पार्ट है काफी हद तक खत्म हो जाएगा। ट्रांसफेरेंस की बात कब होती है? देखो, ट्रांसफेरेंस की बात दो केस में होती है, मैं आपको समझाता हूं, सुनना मेरी बात को। ट्रांसफेरेंस की बात दो केस में होती है। एक तो मैं लिखूंगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ट्रांसफेरेंस की बात दो केस में होती है, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, और एक ट्रांसफेरेंस की बात होती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, है ना। ये दो केस में बात होती है, ठीक है। दोनों केस में आपको बता देता हूं, सुनो। अगर मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सर नीचे एनर्जी आती है T2G की, और ऊपर एनर्जी आती है EG की, है ना। मानते हो इस बात को? और अगर मैं बात करूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की, इधर आओ, हाँ, अरे इधर देख लो, इधर देख लो। अगर मैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? dx2 y2 की। फिर उसके बाद एनर्जी में कौन आता है? dxy आता है। फिर उसके बाद एनर्जी में कौन आता है? dz2 आता है। और सबसे कम एनर्जी में कौन आता है? dyz और dzx आता है। dyz एंड dzx आता है। मानते हो इस बात को? क्लियर है? सबसे पहली चीज, जब भी ट्रांसफेरेंस की बात होगी, आपका जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपका जो लिगेंड है वो कैसा होना जरूरी है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना जरूरी है। ट्रांसफेरेंस की बात सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में की जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड के केस में बात ही नहीं होगी, ठीक है। देखो, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D7। क्या होना चाहिए? D7 कॉन्फ़िगरेशन। क्या होना चाहिए? D7 कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है, ठीक है। आओ इधर देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5 और 6, ये सातवां इलेक्ट्रॉन यहां है ना। सातवां इलेक्ट्रॉन यहां है। सर देखो, बिना कुछ सोचे समझे, ये मान लेते हैं कि ये जो 3D ऑर्बिटल्स हैं, ये कौन से 3D ऑर्बिटल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां से उठ के कहां चला जाएगा? 4D में चला जाएगा। और 4D में चला जाएगा तो सर हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोल दूंगा? D2sp3 बोल दूंगा। मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल दूंगा? D2sp3 बोल दूंगा। यस सर, ऐसा हुआ क्यों? है ना, ऐसा हुआ क्यों? इसका रीजन
देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका रीजन ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये डेल्टा की वैल्यू काफी हाई होगी, है ना। डेल्टा की वैल्यू काफी हाई होगी तो ये जो 3D 4s 4p 4d है ना, इस 3D की जो एनर्जी है इनके काफी सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो TEG की, सॉरी 3D में EG ऑर्बिटल की एनर्जी है ना, 3D में भी किसकी, EG ऑर्बिटल की एनर्जी, 3D में भी किसकी, EG ऑर्बिटल की एनर्जी है ना। क्योंकि ये स्प्लिटिंग बहुत अच्छी खासी हुई है तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी काफी ऊपर चली जाएगी, इतनी ऊपर चली जाएगी कि लगभग इनकी एनर्जी के सिमिलर हो जाएगी, और इनकी एनर्जी के सिमिलर होगी तो अब EG से एक इलेक्ट्रॉन 4D में जाना आसान है ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां उछल के 4D में चला जाएगा, और 4D में इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, है ना। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई ये लिखा है CO CN6 4-, बताओ क्या होगा, है ना। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सीधा सा तुम लोग बोलोगे सर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सर कोबाल्ट होता है Ar 4s2 3d7, यस। और अगर CO2+ है इसका मतलब ये बन गया सर Ar 3d7, ये देखो सर D7 कॉन्फ़िगरेशन है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखो CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो सर इस केस में फटाफट से आप बिना कुछ सोचे समझे हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए D2sp3, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यस, मेरी बात समझ गए क्या। अच्छा, कोई ये बोलेगा साहब सिर्फ D7 में क्यों होता है, D8 में क्यों नहीं होता। तो मुन्ना एक बात देख, D7 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहां से 4D में भेजने के लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहां तूने D8 लिख दिया, तो D8 के कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन को भेजने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वो प्रोसेस एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, है ना। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही जो प्रोसेस है दैट इज एनर्जेटिकली फेवरेबल, कि 3D वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला जाता है, 4D में चला जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा नहीं होता, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उनको यहां भेजने में ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एंड ज्यादा एनर्जी इज नॉट फेवरेबल, है ना, एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। यस, तो ये दोबारा मैंने आपको बता दिया कि CO जब भी D7 कॉन्फ़िगरेशन मिले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मिले, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिले, सीधा सीधा हाइब्रिडाइजेशन आप लोग D2sp3 लिख दोगे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें एक्सेप्शन तो आपको पता ही है ना। अब इसमें एक्सेप्शन वो ध्यान में रख लेना, वो वाला यहां मत गड़बड़ कर देना तुम, CONS3 है ना, यहां गड़बड़ कर दोगे, यहां CO2+ है, ये NH3 वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ध्यान रखना। हाँ, यहां गड़बड़ हो जाती है कई बार, है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ये तो हमने आज तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, है ना, ये ध्यान में रख लेना, यहां गड़बड़ हो जाती है कई बार। डन। अब यहां पर आओ सर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ऑब्जर्व होगा सबसे पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होना ही चाहिए इस केस में भी, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो होना ही चाहिए इस केस में भी। यस, और साथ साथ जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए D9 कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए, D9 कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होना चाहिए, D9 कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होना चाहिए, D9 कॉन्फ़िगरेशन। आओ, D9 कॉन्फ़िगरेशन। यस, D9 फिल करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओहो, ऊपर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, इसको भेज दो, ट्रांसफर करवा दो, इसका कहां, इससे हायर एनर्जी वाले में। अगर यहां से हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये वाला ऑर्बिटल खाली हो गया, बोलो हां कि ना। अगर ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, खत्म, चेक करना ही नहीं है। D9 कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो, हाइब्रिडाइजेशन सीधा DsP2 लिख दो, खत्म होगी कहानी। बताओ, बोलो। तो अब इस केस में सर ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, स्प्लिटिंग ज्यादा करी,
ये वाली वैल्यू बहुत हाई है सर, इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये वाला ऑर्बिटल बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक है, इस वजह से इस वाले ऑर्बिटल और जो अगले ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी काफी सिमिलर हो जाएगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां भेजना आसान हो जाएगा। दिस इज ट्रांसफेरेंस, दिस इज ट्रांसफेरेंस। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल जो जेई में पूछा गया है, तुम्हें लग रहा होगा ट्रांसफेरेंस पे क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला, ये जेई में पूछा गया है, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। नोट कर लो इसको, और नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर उसके बाद में आगे चलूंगा। हाँ, नोट हो जाए तो डन लिख देना बेटा, फिर मैं आपके आगे चलूंगा। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। यस यस यस, डन, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। एक तो देखो ये ट्रांसफेरेंस की दो कंडीशन लिखी हुई है ना, ट्रांसफेरेंस होने की दो कंडीशन है। सबसे पहली चीज कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, और ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए हाईएस्ट n-1d ऑर्बिटल में, हाईएस्ट एनर्जी वाले n-1d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? देखो यहां हाईएस्ट एनर्जी वाला जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी वाला जो 1d और n-1d ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सबसे ऊपर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ये केस है तभी ऐसा होगा, और ये केस कब होगा? जब हमारा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो D7 हो और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जब D9 हो। ठीक है ना। अब देखो हमने ये वाली जो बात करी है, सुनना मेरी बात, हम लोगों ने ये जो कंक्लूजन लिखा है कि वीक फील्ड लिगेंड के केस में ऐसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिखा है। ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपको निकाल के देखना ही पड़ेगा, है ना, उसको आप वीबीटी से सॉल्व करें, मैं तो ये कहूंगा ज्यादा अच्छा है, उसको आप लोग वीबीटी से सॉल्व करें, या फिर कोऑर्डिनेशन में 4 में मैंने जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के आपको एग्जांपल्स बताए हैं, आप वो एग्जांपल्स याद रखें, है ना, यहां से आपके स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स बड़े आराम से हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ये कॉम्प्लेक्स अगर जब भी आपको मिल जाए हमेशा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखें, sp3 वाला आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, उस केस में वो आप कुछ ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर आपने ये जो CFSE की वैल्यू है, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही करवाई है, टेट्राहेड्रल में क्यों नहीं करवाई? है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं करवाई? बिकॉज बेटा टेट्राहेड्रल में पूछी नहीं जाती, है ना। और अगर आप लोग लिखना चाहो ना टेट्राहेड्रल के लिए तो मैं बता देता हूं, हल्का सा आइडिया ही दूंगा, है ना, हल्का सा आइडिया ही दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं पूरा, है ना। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, है ना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उस केस में उल्टा होता था ना, उस केस में क्या होता था, ऊपर एनर्जी किसकी आती थी? ऊपर आती थी T2, बेटा यहां G नहीं लिखते थे, है ना, और यहां आएगा E। तो सर यहां नीचे ये था बारी सेंटर, मान लेते हैं ये था बारी सेंटर, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी एनर्जी कम होगी। कम कितने से होगी? -0.6 डेल्टा ओ से। बढ़ेगी कितने से? 0.4 डेल्टा ओ से। ठीक है। तो जब आप इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो सीधा सा एक ही फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला लिखता है? -0.6 डेल्टा ओ इंटू एन इलेक्ट्रॉन इन एन ई प्लस 0.4 डेल्टा ओ, 0.4 डेल्टा ओ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन? एन इंटू T2। यहां पर बेटा जेराड नहीं लिखते, है ना। हाँ सुनो मेरी बात, होमवर्क भी कर लेंगे। यहां Eg और T2G नहीं लिखते, है ना। जेराड नहीं आता। जेराड एक्चुअली तब आता है जब सिमेट्रिकल वो जेराड तब आता है जब सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट हो। यहां पर कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से हम लोग जेराड नहीं लिखते। ये चीज तुम्हें मतलब वो तुम्हें ध्यान ना भी ध्यान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ो उसको, है ना, वो चीज हमारे नहीं काम में आती। और इसमें प्लस x इंटू पेयरिंग एनर्जी वाला फैक्टर भी इंक्लूड नहीं होता, है ना। हाँ यहां पर G नहीं लिखते। अब यार वो अलग कहानी है, वो नहीं है हमारे सिलेबस का पार्ट। तुम ये ध्यान रख लो कि G नहीं लिखते हैं इस केस में, है ना। Eg और T2G सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए लिखा जाता है।
वहां पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात होती है, जहां सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होता है वहां पर जी लिखते हैं, जेरार्ड होता है, नहीं होता वो नॉन जेरार्ड होता है, नहीं जरूरत है उसकी, ना विश्वास करो मेरी, ठीक है। और सर इसमें एक्स इंटू पेयरिंग एनर्जी वाला फैक्टर क्यों नहीं आता, उसका रीजन भी है, देखो हम लोगों ने लिखा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है वो 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, और हमने ये भी लिखा था कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ही कम है ना, डेल्टा टी का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब जो आपकी पेयरिंग एनर्जी होगी उसकी वैल्यू डेल्टा टी से बहुत हाई होगी। यस, जो आपका पी का वैल्यू होगा, पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू होगा, वो डेल्टा टी से बहुत हाई होगा। जब बहुत हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग होगी ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की फोर्स पेयरिंग होगी ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना, जबरदस्ती आप इलेक्ट्रॉन पेयर करवा ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है, डेल्टा टी का वैल्यू कम है, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैंने ऊपर जाना है, मैं नहीं कर रहा पेयर, है ना। और वो रीजन क्यों है, बिकॉज डेल्टा टी का वैल्यू इन सबसे काफी कम होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चीज आप इतनी सी ध्यान रखो, हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता है ना, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एक्चुअली, ठीक है। वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला ही पार्ट था, वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, डन, ऑल राइट। तो अब जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी, और ये सीएफटी का लास्ट पोर्शन होगा जो कि नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी बड़े आराम से खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, और बॉन्डिंग के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन बचेगा, और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए फिर कुछ क्वेश्चंस जो थे होमवर्क वाले वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको भी शांति मिल जाए, है ना, ताकि तुम्हें भी शांति मिल जाए। आओ, ये वाला क्वेश्चन था सबसे पहले, आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने, ये 2 दिन हो गए मुझे देते हुए, इसका मैं पोल दे रहा हूं डायरेक्ट, इसका मैं पोल दे रहा हूं भाई डायरेक्ट, देख लो क्वेश्चन कौन सा था भाई लोगों, देख लो क्वेश्चन देख लो फटाफट, हाँ इधर देख लो फटाफट, यस 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 यस, देख लो भाई, मुन्ना देख लिया, पोल आपकी स्क्रीन पर है, हाँ पोल आपकी स्क्रीन पर है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स हुआ नहीं है बेटा, वो एप्लीकेशंस में करेंगे, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आएगा और स्टेबिलिटी आएगी, 2 चीज पढ़ेंगे, है ना, 2 चीज पढ़ेंगे। आओ, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से साल का है? ओ जेई मेन 2023 का ही क्वेश्चन है ये तो, मतलब इसी साल पूछा गया, लेटेस्ट है, लेटेस्ट है ना, ये तो लेटेस्ट है, ये तो लेटेस्ट है। आओ देखो, देख लेते हैं, लो जी रिजल्ट देख ले, अच्छा स्टॉप करना पड़ेगा पहले, ये ले भाई पोल स्टॉप कर दिया मैंने, और अब दिखा दे पोल का रिजल्ट। 71% बच्चों ने सही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, सुदीप, अरुणवा, पंडित, श्रीधर, हर्षित और करण सिंह, है ना। भाई देखो ना, क्या तुम जान लेना चाहते हो मेरी, ये सारे एग्जाम्पल हमने कॉपी में लिखे हुए हैं, ये सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कॉपी में लिखे हुए हैं। देखो NiCO4 कॉपी में लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था, sp3, बोलो, ये CuNH342+, अभी बताया, देखो अभी मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को शर्म आएगी अभी, है ना, शर्म आएगी अभी, शर्म, अगर बेशरम नहीं हो तो शर्म आएगी। ये देखो ये लिखा हुआ, देख रहे हो, CuNH342+, ये लिखा हुआ, सबसे लास्ट यही करवाया था, है ना। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को, जो 30% लोग हैं उन्होंने गलत किया इस क्वेश्चन को, है ना, उनको शर्म तो आनी चाहिए वैसे देखें तो साहब ए का जो मैच है वो 1 के साथ हो रहा है, और जो बी का मैच है वो 2 के साथ हो रहा है। ए का मैच 1 के साथ ये गलत, ए का मैच 1 के साथ B2, ए का मैच 1 के ये भी गलत, ये 2 ऑप्शन अभी तक सही चल रहे हैं, है ना। अब मुझे क्या करना है, सी को चेक करना है, सी या फिर डी में से कोई एक चेक कर लो, है ना, नहीं सी या फिर डी में से तुम्हारी मर्जी है, उसको चेक कर लो। सर Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वाटर यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका, D6, अरे बोलो ना, क्या D6 कॉन्फिगरेशन होगा, तो D6 कॉन्फिगरेशन और वीक फील्ड लिगेंड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2 होता है ना। सर D sp3d2, जो D होगा वो 3 के साथ मैच करेगा, D होगा वो 3 के साथ मैच करेगा, ये जो होगा 4 के साथ मैच करेगा, खत्म हो गई कहानी। यस, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। और चलो, आई ना शर्म, आई क्या थोड़ी बहुत, है भाई, आई क्या शर्म। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये भी कौन से साल में पूछा गया, ये भी 2023 में, लो
लेकिन अलग दिन अलग शिफ्ट। क्या कह रहा है देखो, अच्छा असर्शन रीजन है, बहुत बढ़िया। इन द कॉम्प्लेक्स NiCO4 एंड FeCO5 द मेटल्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत अच्छी बात है। और रीजन क्या दे रहा है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई डोनर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है साहब, ये भी दिया था तुम्हें, तो आओ पोल देते हैं इसका। पोल तुम्हारी स्क्रीन पर है, लो पोल मैंने दे दिया, पोल तुम्हारे सामने चल रहा है। नहीं आई शर्म है, नहीं आई शर्म बड़े बेशर्म हो भाई, है? आओ जी, देखो फटाफट देख लो यार, क्लास का टाइम हो गया अब। ये लास्ट ही पोल दूंगा, इसके बाद पोल नहीं दूंगा, है ना। इसके बाद डायरेक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। लो जी, पोल हो लिया है खत्म, है ना। और इसका रिजल्ट देख लेते हैं, कितने बच्चे हैं जो सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, सिर्फ और सिर्फ 58% लोग हैं, 23%। ये वाली जनता कौन है अभी देखते हैं। तो सनी, जय, सुदीप, भास्कर और पुष्कर। देखो जी, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि दोनों में ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कह रहा है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती है जब लिगेंड पाई डोनर हो और सिग्मा ले लेता हो पाई डोनर। क्यों? वो तो कभी भी हो सकती है जीरो। ओ भाई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए लिगेंड से कोई लेना देना है क्या कि वो ये होना चाहिए वो होना चाहिए? अरे बोलो ना भाई। देखो ये वाला लिगेंड हम लोग लिखते थे सिग्मा पाई C5H5 फोल्ड वाइस, तो यहां जो Fe था वो +2 था। ये पाई डोनर था, पाई डोनर था, पाई डोनर था, बट स्टिल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी। तो इससे क्या मतलब है? इससे क्या मतलब है? हाँ, इससे क्या मतलब है? हाँ, इससे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। ए तो सही है लेकिन सेकंड वाला सही नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन यार तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। ये कौन से साल पूछा गया? 2022 में पूछा गया, है ना। ये अपने नोट्स का क्वेश्चन है, देख लेना इसको दादा, इसको देख लेना। ये अपने नोट्स का क्वेश्चन है कि NiCN4 2+, बिल्कुल सही है। स्क्वायर प्लेनर होता है, डायमैग्नेटिक होता है विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, बट NiCO4 इज टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर निकल। और NiCl4 बोथ हैव सेम d इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, हैव सम ज्योमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बताओ क्या होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बेटा इसका पोल नहीं देंगे आपको, इसका पोल नहीं देंगे। ये तुम्हारी कॉपी में किया हुआ क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? ये कह रहा है कि दोनों का सेम डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हो ही नहीं सकता। यहां Ni+2 में है और यहां Ni0 में है, दोनों का सेम हो ही नहीं सकता, है ना। तो डी जो है, ये स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस केस में। डन, आओ आगे चलते हैं। आओ जी आगे चलते हैं। लो चेक करो, चेक करो, चेक करो। इसमें क्या होने वाला है? इसमें क्या होने वाला? देखो PtCl4 आ गया, Pt+2 सर होगा DsP2। कहां गया DsP2? दिख रहा है। ए का 3 के साथ मैच, ए का 3 के साथ मैच, ए का 3 के साथ मैच, उड़ गया 2। Brf5 PCl5 sp3d, PCl5 sp3d केमिकल बॉन्डिंग। तो C का 1 के साथ, 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 ऑप्शन नंबर बी खत्म। बताओ, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें, है ना। कुछ करना ही नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया। बेटा पोल नहीं देंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। बोल नहीं देंगे, टाइम नहीं है हमारे पास। और देखो, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, अगली क्लास में करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से करोगे। द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओनली 1d ऑर्बिटल, है ना। मतलब या तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होना चाहिए, D2sp3 होना चाहिए। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये वाला आपको कॉपी में करवाया था, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता था ना इस केस में। अपने नोट्स उठा के देख लेना, 2020 का क्वेश्चन है। NiCN4 2- लिखवाया था ना, NiCN4 2- हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता था, चेक कर लेना। और DsP2 है मतलब एक डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है बॉन्डिंग में। यही पूछा है हमसे कि किसमें एक ही डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक ही डी ऑर्बिटल किसमें यूज हो रहा है? NiCN4 2- में। नहीं है क्या? CrF6 3- में भी हो रहा है क्या? कैसे होगा? एक हो ही नहीं सकता। यस यस यस, समझ में आई? तो हाँ, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस केस में, है ना। तो ये तो कर लेना। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है,
5.9 बोर मैग्नेटोन। क्या कह रहा है? द स्पीसीज दैट हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9। मतलब देखो 5.9 बोर मैग्नेटोन है, इसका मतलब देखो इसकी मैं ट्रिक बता देता हूं, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। क्या है इसके पास? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। सर आपको कैसे पता लगा? ये ट्रिक है, सीधा ध्यान ही रख लो तुम, है ना, ये सीधा सीधा सा ट्रिक है, तुम सीधी सी ध्यान ही रख लो। देखो कैसे, जो पहला पॉइंट से पहले लिखी हो ना वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। मान लो अगर 4 पॉइंट कुछ समथिंग होता ना तो उसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते, 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता ना तो उसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते, 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता ना तो उसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये चीज तुम ध्यान रख लो। अब इसमें आप चेक कर लो, Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देखो Mn क्या होता है सर? Mn होता है Ar 4s2 3d5, यस। और अगर आपने Mn+2 लिख दिया, इसका मतलब सर ये हो गया 3d5, और 3d5 में भी सर वीक फील्ड लिगेंड है। अरे सर मजा ही आ गया, ये तो वीक फील्ड लिगेंड है 3d5। देखो आराम से पड़े होंगे, खोल के, दिल खोल के बैठे हैं ये। सर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा इसमें, है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। खत्म, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए फिर हो गया खत्म, बस आज के लिए इतना ही। तो एक क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है ना, अगली क्लास में ये वाला क्वेश्चन है जो मैं करवाऊंगा। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। होमवर्क क्या आज आपका? होमवर्क क्या आज आपका? होमवर्क है जो एक तो रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है आपको, मॉड्यूल उठाना है, मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1 में CFT के क्वेश्चन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया हुआ होगा, CFT के क्वेश्चंस कर लेना, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन को छोड़ के। बस टाइम खत्म हो गया, मैंने एक्स्ट्रा ले लिया 5 से 6 मिनट, क्लास खत्म कर दूंगा फटाफट ही, है ना। अब ज्यादा बात ही नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सारे लोग ईमानदारी से रिवाइज करके आए, अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ के आना सारे लोग। डन, ठीक है, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।